जी हाँ, आप एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम आपसे एक अपील करना चाहेंगे। अपील ये है कि कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए प्रशासन द्वारा जो भी सूचनाएं आपको प्राप्त होती है, उन सूचनाओं का पालन कीजिए, सुरक्षित रहे। लॉकडाउन के कारण करोड़ों परिवार आज विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, वे तकलीफों में हैं। आप सभी से अपील है कि आपसे जो भी संभव हो, जहां पर भी संभव हो, जरूरतमंदों की आप मदद कीजिए। साथियों, कार्यक्रम को हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन जो साथी अभी फेसबुक से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कृपया अपने खुद के फेसबुक वॉल पर अर्थात टाइमलाइन पर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, तो इस कार्यक्रम के साथ अपने मित्रों को भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। मित्रों को जोड़ने के लिए आप विभिन्न ग्रुप में इस वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं और आप वॉच पार्टी चला करके मित्रों को इनवाइट कर सकते हैं। यूट्यूब के भी साथियों को हमारी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने मित्रों को इस परिचर्चाओं को सुनने के लिए आमंत्रित कीजिए। तो चलिए, आज का जो सत्र है उसे शुरू करते हैं। आज जो विषय हम जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो विषय है मजदूर सड़क पर बेहाल। मजदूर सड़क पर बेहाल पर उनके प्रतिनिधि एमपी एमएलए चुप है। मजदूर सड़क पर बेहाल हैं, पर उनके प्रतिनिधि एमपी एमएलए चुप है। हमारे साथ इस विषय पर जो चर्चा करने के लिए पैनलिस्ट है हमारे साथ, मैं उनसे रूबरू करा देता हूँ। माननीय उमेश रजक जी हैं हमारे साथ। उमेश रजक जी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। माननीय हेमराज सिंह पटेल जी हैं हमारे साथ। हेमराज सिंह पटेल जी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव जी है। और माननीय सुरेश द्रविड़ जी सामाजिक चिंतक है हरियाणा से। और चौथे हमारे साथ पैनलिस्ट है माननीय धनी प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। तो सभी हमारे पैनलिस्ट का मैं स्वागत करता हूं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो विषय आज का है, मैं फिर से दोहराऊंगा सभी के लिए, दर्शकों के लिए। मजदूर सड़क पर बेहाल है, फिर भी उनके प्रतिनिधि सांसद विधायक चुप क्यों हैं। मैं मूल निवासी हेमराज सिंह जी के पास आऊंगा, हेमराज सिंह पटेल जी के तरफ आऊंगा। सर, हेमराज सिंह जी, पूरे देश भर में जो है असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, कोई पैदल चल रहा है, कोई परिवार को उठाकर चल रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई रिक्शा से जा रहा है, कोई भूखमरी के शिकार है, कोई एक्सीडेंट मर रहा है। इतनी भयावह स्थिति सर है, फिर भी जो सांसद और विधायक है वो मजदूरों की समस्याओं पर चुप बैठे हैं। ऐसा क्यों है, हेमराज सिंह? समसामयिक सवाल है आपका। हमारी बात सुन रहे हैं आप? हेलो। जी जी, पहुंच रही हूँ जी, जारी रखिए। तो ये जो समस्या है कि इस देश में लगभग 40 करोड़ जो मजदूर हैं, सरकारों ने अभी तक 70-72 साल के शासनकाल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि स्थानीय मजदूर अपने ही जगह में, अपने ही गृह क्षेत्र के एरिया में अपने रोजी रोटी की व्यवस्था कर सके। इसलिए इस देश के करोड़ों जो मजदूर हैं वो दूसरे दूसरे जगहों में, बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में जाकर के अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करते आए हैं। जिसमें से बड़े बड़े शहर आपका बॉम्बे हो गया, पूना हो गया, हैदराबाद हो गया, इलाहाबाद, दिल्ली, हरियाणा, तमाम अलग अलग क्षेत्रों के मजदूर वहां फंसे हुए थे। सरकार ने जो ये लॉकडाउन का व्यवस्था दे दी, घोषणा कर दी, और श्रमिक खुद भी ये नहीं समझ पा रहा है कि हमारे ही कारण ये एमपी और एमएलए बनते हैं। हमारी समस्या पर इनको बोलना चाहिए, और वो एमपी एमएलए सिर्फ पार्टी का पालतू कुत्ता है। पालतू कुत्ता तभी भौंकता है जब पार्टी इशारा करती है, और यदि नहीं भौंकता तो उसको निकाले जाने का या डंडे पड़ने का पूरा डर बना हुआ है। और उसको लगता है कि हम मजदूरों के प्रति या मजदूरों की समस्या के लिए यदि कुछ बोलते हैं तो आने वाले भविष्य में जो भी चुनाव होने वाले होंगे उसमें हमें पार्टी से निकाल दिया जाएगा, या कि फिर हमको टिकट ही नहीं मिलेगी।
मतलब उनको मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है, अपनी व्यक्तिगत सीट से या व्यक्तिगत टिकट से उनको लेना देना है, इसीलिए वो चुप साधे हैं। और केवल एक ही पार्टी के नहीं, लगभग जितनी भी पार्टियां उनके सांसद और विधायक हैं आज के डेट में, वो कोई भी नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब वो सब के सब केवल और केवल पार्टी के इशारों पर चलने वाले लोग हैं। उनको समाज से या इस देश की जो 40 करोड़ जो मजदूरी करने वाली जनता है, उसका कारण ये रहा है कि भारत में जो श्रम का मूल्य निर्धारित होना चाहिए, वो मूल्य निर्धारित ही नहीं हुआ पिछले 73 सालों में। और इसीलिए श्रमिक की कोई चिंता नहीं है, उसके मरने की, जीने की, खाने रहने की, उसके किसी भी प्रकार की चिंता इस देश के प्रतिनिधियों को नहीं है। इसीलिए वो इस विषय पर बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। और जब चुनाव आएगा तो फिर वो पैसे देकर या और कोई लालच दे करके हमारे लोगों को, खासकर इन मजदूरों को वो लालच दे करके अपने लिए अपने तरफ खींचेंगे। और दूसरा कारण ये है कि हमारा मजदूर इतना मजबूर कर दिया गया है कि इनको ये पता है कि ये जाएंगे कहाँ। एट लास्ट हम जहां ले जाएंगे, जहां चाहेंगे वहां ये चले आएंगे लालच दे करके। इसलिए वो सोचता है कि बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जब समय आएगा, चुनाव आएगा, तो हम अपने हिसाब से इनको बदल लेंगे। इस वजह से वो चुप बैठे हैं। आगे हम और बातें रखेंगे, तब तक हमारे और साथी कुछ बातें रखेंगे। थैंक यू। जय भीम। उमेश रजक जी, हम आपके पास आने चाहेंगे। उमेश रजक जी, जैसे कि मैंने सवाल पूछा था हिमराज सिंह जी से, वही सवाल मेरा आपसे भी है कि ये बेहाल है मजदूर, इतने बेहाल है, लेकिन इतनी भयावह स्थिति के बाद सांसद और विधायक मजदूरों के समस्याओं पर चुप बैठे हैं, ऐसा क्यों है उमेश जी? धन्यवाद प्रदीप जी। सबसे पहली बात जो मेरे ध्यान में है कि मजदूरों के प्रति जो देखने का नजरिया है भारतीय संदर्भ में अलग है और दुनिया के प्रत्यक्ष में अलग है। मार्क्स ने जिन मजदूरों को एक होने का आह्वान किया था, वो मजदूर का स्वरूप अलग था, और भारत में जो मजदूर है उसका स्वरूप अलग है। भारत के जो मजदूर है वो मूलतः शूद्र और अति शूद्र है, यानी सछूत और अछूत है। तो इनके प्रति देखने का जो नजरिया है शासक और शोषक वर्ग का, वो एक तरह से रेशियल भी कह सकते हैं। और जो हजारों सालों से मनुस्मृति ने जो धारणाएं बनाई है, वो धारणा की वजह से उनको मजदूर नहीं दिखता, उनको दिखता है शूद्र और अछूत दिखता है। यानी संवैधानिक भाषा में बोले तो SC ST OBC दिखता है। अगर मजदूर दिखता और मालिक अगर दिखता तो जरूर कुछ न कुछ सिंपैथी होता, लेकिन ये हजारों सालों की टीचिंग और धार्मिक जो मान्यताएं हैं, ये उनको सीमित कर देता है, उनको माइंड से रोक देता है इनके प्रति कुछ करने के लिए, कुछ कल्याण करने के लिए। जहां तक हमारे समाज के MP और MLA है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो MP जो है, MLA है, ये पूना पैक्ट के मार से मरे हुए हैं और हजारों सैकड़ों साल से ये मतलब ये है। तो ये पूना पैक्ट जो है, यही मूल वजह है, यही मूल कारण है। मेरा ये मानना है कि मैंने पूना पैक्ट के बाद जो ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम जो निकला, उससे जो भी MP MLA बने वो जुम्मेवार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वॉल्यूम 10 के खंड में लिखे हैं कि पूना पैक्ट ने मतलब हमारे समाज के पॉलिटिकल जो डोर्स है वो सब बंद कर दिए। जो सारे दरवाजे बंद हो गए तो फिर उनकी मजबूरी बन गया, क्योंकि पॉलिटिक्स करना है तो जो प्रिवेलिंग जो पार्टी उनके पास जाना। अभी मेरे पास भी काफी प्रस्ताव आया था कि भाई आप पॉलिटिक्स में जाओ। मैं कहा कि मेरे जैसा आदमी अगर प्रिवेलिंग पॉलिटिक्स में अगर जाएगा तो हारना तो तय है, और अगर वो जीतेगा तो उनकी मर्जी से जीतेगा, तो फिर वहां जय भीम जय मलवासी नहीं चलेगा,
वहां और कुछ चलेगा। तो ये जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, पूना पैक्ट के मार से मारे हुए हैं। जो ओबीसी के जो हमारे एमपी एमएलए हैं, उनके ऊपर भी पूना पैक्ट का प्रभाव है इनडायरेक्टली। दूसरा ये प्रभाव है कि ओबीसी की जो पॉलिटिक्स जो शुरू हुआ ऑनवर्ड 90 के बाद, जो मंडल मूवमेंट हुआ चाहे बहुजन मूवमेंट से हुआ, तो जो कुछ भी हुआ इंडिपेंडेंटली, तो उसमें जो मजबूत लोग थे, जैसे लालू प्रसाद जो हो चाहे शरद यादव और नहीं हो, तो ये जो मजबूत लोग कुछ निकले, लेकिन वो उनकी पॉलिटिकल सिस्टम और संगठन और विचारधारा न होने के कारण वो मजबूर हो गए। जब बड़े नेता मजबूर हो जाते हैं तो छोटा भी मजबूर हो गया। अब लालू जैसा शख्स को अगर मजबूर कर दिया तो एक संदेश गया नीचे वालों को कि भाई बड़े औकात का ये हाल है, ये औकात कर दिया मैंने, तुम्हारी क्या औकात है। तो ले दे करके एससी एसटी ओबीसी के नेता जो लोग हैं, ये गुलाम भी है और हमारे ओर से बेलगाम है, हमारे ओर से बेलगाम है और उनकी ओर से लगाम लगा हुआ है। तो जो पटेल साहब ने कहा कि भाई कुत्ते जो पट्टे भी होते हैं उनका भी लगाम होता है, तो एक लगाम उनके ऊपर है, जैसा मालिक बोलेगा वैसा सुनेंगे। अगर उसके 1 इंच भी अगर अगेंस्ट जाएंगे तो उनका हारना तय है, उनका मरना भी तय है। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुए हैं कि जो एमपी एमएलए अपने समाज के प्रति कुछ बोलने की हिम्मत किया है, उस पार्टी में रह करके उनके वो खत्म हो गया, उनके पार्टी में उनका प्रेजेंस खत्म हो गया, उनके वजूद खत्म हो गया। इसलिए ये मजबूर है और ये मजबूरी पूना पैक्ट से पैदा हुआ है, इसी वजह से लोग नहीं बोल पाते। जी जी, ठीक है, मैं द्रविड़ जी कहूँगा। द्रविड़ जी, उमेश जी ने उनकी बात रखी है, हिमराज सिंह पटेल जी ने बात रखी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा द्रविड़ जी कि देश में करीब जो लोकसभा के एमपी है 450 के ऊपर है, राज्यसभा के एमपी भी 250 के ऊपर है, और जो एमएलएज है पूरे देश भर के अगर हम उनको गिने तो 4100 से ऊपर एमएलएज है। तो उसमें जो एससी एसटी के एमपी की भी बात, एमएलएज की बात की, इतनी सारी बड़ी संख्या में एमपी एमएलए इस देश में मौजूद है, लेकिन करोड़ों जो मजदूर है, श्रमिक है, उनकी आज की जो समस्याएं है, इनके ऊपर ये हजारों एमपी, हजारों एमएलए और सैकड़ों जो एमपी है वो एमपी चुप है। क्या, क्यों ऐसा लगता है, क्यों चुप है? एमपी और एमएलए चुप रहने का सबसे बड़ा जो कारण है, उमेश जी बता रहे, एक तो जो पूना पैक्ट वाला जो समझौता है वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा जो कारण है वो स्वार्थी और लालची लोग हैं। और तीसरा ऐसा भी कारण है कि कुछ ऐसे लोग बनते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता। और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारत के लोकतंत्र पर, कि भारत के लोकतंत्र में जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व हैं, उनके तहत उन्हें बात करनी चाहिए थी, बहुत सारे मुद्दे उठाने चाहिए थे, और वो ऐसे मुद्दे नहीं उठा रहे, तो इससे और भी कई सवाल खड़े होते हैं। इससे एक सवाल तो ये खड़ा होता है कि जो भी सांसद और विधायक वो उनके बंधुआ मजदूर हैं, गुलाम हैं। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे सांसद जो संसद में केवल जबाई लेने के लिए ही मुंह खोलते हैं, वो बात आज सिद्ध हो रही है कि वो उनके गुलाम हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी है संविधान के प्रति ईमानदारी से बात करने की, संविधान में जो प्रावधान है उनके प्रति चर्चा करने की। अगर वो उन पे चर्चा नहीं कर रहे, उन पे सवाल भी नहीं खड़े कर रहे, और इस लॉकडाउन में जब गैर बराबरी भेदभाव हर तरह जिंदा है, हर तरह उसकी चर्चा हो रही है। एक तरफ जो वो लोग हैं फ्लाइट से लेकर के आ रहे हैं, दूसरी तरफ मजदूर है जो उसको बसें और ट्रेनें भी उपलब्ध नहीं है। इस अन्याय के खिलाफ अगर सांसद और विधायक नहीं बोल रहे, तो ऐसे बेईमान, दुष्ट है, गुलाम है, बंधुआ मजदूर हैं। तो ऐसे जो इसके मुख्य तौर पर एक तो वो स्वार्थी हैं, बेईमान हैं, दुष्ट हैं, और एक दूसरा क्या है, वो उनके बंधुआ मजदूर हैं। वो जैसा उनको बोलने के लिए कहेंगे तो बोलेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं बोलेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता।
जी, बहुत ही गंभीर बात आपने बताई है सर। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो साथी अभी हमें फेसबुक पर इस वीडियो को लाइव देख रहे, फेसबुक और यूट्यूब पर, मैं फेसबुक के साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर ये हमारे कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं, आपको पसंद है, तो इसकी जो लिंक है आप अपने फेसबुक वॉल पर शेयर कर कीजिए, अपने खुद के टाइमलाइन पर शेयर कीजिए और फिर वहां से देखिए। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस विचार को पहुंचाना चाहते हैं तो इस लिंक को आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं हमारे अगले सवाल के साथ में आऊंगा हेमराज जी के साथ पास। हेमराज सिंह जी, आप राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत है, पूरे देश भर में सर आप घूमते हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं आपको, जमीनी समस्याएं पता है, क्या समस्या है, किस प्रकार से है। ये देखा गया कि ये कोरोना महामारी के बाद जो लॉकडाउन किया गया, उससे जो समस्याएं निर्माण हुई, उससे जो सरकार के माध्यम से जो मदद की जाने लगी, तो उसमें दोहरा मापदंड दिखाई दिया। जैसे कि अभी द्रविड़ जी ने कहा कि कुछ लोगों को एयरलिफ्ट करके एरोप्लेन से लाया गया, और लेकिन हजारों मजदूर ऐसे हैं जो या तो उनको घर तक नहीं जाने दिया जा रहा है, या फिर वो कहीं भी रेल ट्रैक से या रोड रास्ते से वो पैदल ही घर पे जा रहे हैं और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या नागरिकों के साथ सरकार द्वारा ये दोहरा मापदंड नहीं है? क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? संविधान का उल्लंघन है। इसके पीछे का जो कारण है कि इस देश में दो वर्ग बनाए गए, एक मजबूत वर्ग और दूसरा मजबूर वर्ग। जो मजबूत वर्ग है वो सवर्ण क्लास से आ रहा है, और जो मजबूर वर्ग है वो हमारे SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी क्लास से आ रहा है। तो उन्होंने जिन भी बाहर के लोगों को, विदेश में रह रहे लोगों को एयरक्राफ्ट से भारत में लाने की जो व्यवस्था की, क्योंकि वो सवर्ण क्लास के सारे लोग हैं, मैक्सिमम लोग या तो व्यवसाय करने के हिसाब से बाहर है, या फिर वो सर्विस करने के हिसाब से बाहर है, मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं है, और वो सब सवर्ण क्लास के लोग हैं। और सरकार में बैठे हुए लोग भी सवर्ण लोग हैं, और वो वर्ण के हिसाब से लोगों को उस नजरिए से देखते हैं, इसलिए उनके साथ उनकी सद्भावना है, उनकी सिंपैथी है। लेकिन इस देश के जो 40 करोड़ मजदूर हैं, वो अछूत कह लीजिए, शूद्र कह लीजिए, या और जो भी, चूंकि इस देश का मूल निवासी है वो, और ये सारे विदेशी है, तो विदेशियों की सद्भावना भारत के मूल निवासियों के प्रति नहीं होने की वजह से ये दोहरा मापदंड उनका है। भारतीय संविधान ये व्यवस्था दे रहा है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ आप इस तरह का मतलब दोहरा व्यवहार नहीं करोगे, लेकिन भारतीय संविधान को मानना नहीं है, क्योंकि वो विदेशी लोग जिनको शैतानी पहचान दी जा सकती है, क्योंकि यदि मानव के प्रति जो मानवता का अभाव जिसके पास नहीं है, वो निश्चित रूप से शैतान ही है। और ये शैतानी चरित्र के लोग केवल और केवल अपना और अपने परिवार का ही हित देखते हैं, दूसरे का हित या अनहित से उनको कोई लेना देना नहीं है। भारतीय संविधान की जो व्यवस्था है उनसे, उस संविधान से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सामान्य शब्दों में जो बात रख रहा हूं मैं, कि जो उनकी मेंटेलिटी है, नीयत ही ये बनी हुई है कि इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बिकने वाले लोग हैं। एक रेफरेंस मैं आपको देना चाहूंगा। 1949 में संविधान स्वीकार होने की जो स्थिति आ रही थी, बाबा साहब बहुत खुश नजर आ रहे थे। 26 नवंबर की मैं बात बता रहा हूं। तो मिस्टर कृपलानी ने बाबा साहब से एक सवाल पूछा था कि बाबा साहब आज बहुत आप खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तो बाबा साहब ने पहले तो टालने का प्रयास किया, लेकिन वो दोबारा जब सवाल किया तो उसने कहा, बाबा साहब ने ये जवाब दिया उसको कि आज मैं इसलिए खुश हूं कि आज के बाद रानियों की नसबंदी हो जाएगी। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वोट की पेटियों से पैदा होगा। संविधान लागू होगा तो मतलब राजतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र आएगा, ये मकसद था, ये संदेश था उनका।
लेकिन उस कृपलानी ने ये जवाब दिया था उसके अगेंस्ट में कि डॉक्टर अंबेडकर, आप भूल रहे हो कि आपके लोग बिकने वाले लोग हैं और इनको हम जब चाहेंगे जब खरीद सकते हैं। वो परिस्थिति आज निर्मित हो चुकी है। हमारे लोगों को चुनाव के समय दारू में, पैसे में, साड़ी में, बाल्टी में बहुत सारा कुछ दे करके, लालच दे करके खरीदा जाता है। तो उनके दिमाग में ये मानसिकता बनी हुई है कि इनके साथ हम कुछ करें या ना करें, इनको इतना मजबूर कर दें जैसे मुर्गे के जाता है कि मेरे पंख तोड़ दिए गए हैं, फिर वो दौड़कर उसी व्यक्ति के पास आएंगे जो काजू बादाम उसको दे रहा है। तो हमारे लोगों की हालत भी ऐसी बना दी गई है। मजदूर तो ठीक है, जिनको आप एमपी और एमएलए कह रहे हो उनकी भी यही हालत बनी हुई है, वो भी इसी तरह से मजबूर है, उनके भी पंख तोड़े जा रहे हैं और बादाम दे दी जा रही है, तो उनको लग रहा है कि चलो हमको कुछ खाने जीने की व्यवस्था है, और इसीलिए उनको अपनी खुद की चिंता है। और ये सरासर संविधान तो अभी आप साइड में रख दीजिए, मानवता का ही हनन है। मानवता जिस व्यक्ति में नहीं है, शैतानी किस्म का वो आदमी है या वो वर्ग है, उसने इस हालत को पैदा की और जानबूझकर पैदा की। जी। भारत में कोरोना आया नहीं है, लाया गया है। लॉकडाउन के लिए कोई सिस्टम बनाया जाता है, इस देश के नागरिकों का मन किसी माध्यम से लिया जाता है। इस देश का प्रधानमंत्री तो मन की बात करता है, इस देश की जनता की बात नहीं करता है, जनता की समस्याओं की बात नहीं करता है, वो मन की बात करता है जी। और मन की बात तो अपने घर में अपनी बीवी से किया जाता है, और वो बीवी वाला है नहीं तो उसको इस देश की जनता से क्या लेना देना। इसीलिए ये सरासर संवैधानिक मुद्दों का उल्लंघन है और यहाँ तक कि मानवता का उल्लंघन है, और इसीलिए ये निहायत निंदनीय विषय है। और खासकर हमारे मूल निवासी समाज के जो प्रतिनिधि चुनकर जा रहे हैं, इनको जब ये बात नहीं समझ में आ रही है, ये नहीं बोल रहे हैं, तो उनको तो कोई चिंता ही नहीं है। संविधान का उल्लंघन हो रहा हो या मानवता का हनन हो रहा हो, उससे क्या लेना देना। तो इसलिए ये ड्यूअल कैरेक्टर इनका जो बना हुआ है नियत का, इस वजह से ये उल्लंघन पर उल्लंघन होते आ रहे हैं। और हम हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हमारे लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप जनप्रतिनिधियों से ये चर्चा कीजिए। हम लोग तो जो संपर्क में है कर रहे हैं, लेकिन आप भी करिए। थैंक यू। जी जी जी। धनी प्रसाद जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 पहुंच रही है। मैं आपसे जी, हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ चुका है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मजदूर सड़क पर बेहाल है, फिर भी उनके प्रतिनिधि, सांसद, विधायक वो चुप है, ऐसा क्यों है? क्योंकि बोलूं? हाँ बोलिए सर। हाँ बोलूं सर? जी जी। क्योंकि सर आज जो वर्तमान सिचुएशन है और पहले से भी सत्ता से पैसा इस नशे के चूर में हमारा पूरा बहुजन समाज डूबा हुआ है और वो सच्चाई को नकार रहा है, जिस द्वारा वो गया हुआ है उस संविधान के विषय में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक शब्द नहीं बोलता। वो मरा हुआ जिंदा मुर्दा है। अब हम कौन सा हम लोग उनसे आशा रखें, जबकि 131 में 76-77 संसद इस सरकार में है। आज भी अगर वो कोई उनका नैतिकता हो तो ये सरकार आज जमीन पर आ जाएगी, जो हमारे बहुजनों का शोषण क्या सब कुछ छीन कर खा रही है। और बोलूं सर? जी बोलिए बोलिए। और बोलूं? जी देखिए, ये आहूत आती है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। कृषि में ब्राह्मण की आबादी 3 पॉइंट समथिंग, क्षत्रिय की आबादी 7.4.7,
वैश्य की आबादी 5.4, लेकिन ब्राह्मण कृषि में 4.4%, व्यवसाय में 12.4%, नौकरी में 67 और क्षत्रिय 75.1%, कृषि में, व्यवसाय में 21.2%, नौकरी में 11.3%, आबादी है 4.7%, वैश्य कृषि में 9.32% और व्यवसाय में है 21.2, नौकरी में है 11.3, अब बता, अरे 5.4, 13.4% नौकरी में सारी, व्यवसाय में 63.2। अब ये बताइए, सारी पोस्टें तो इनके पास है, सारा सामान, सारा व्यवसाय, सारा चीज इन्होंने तो कैप्चर किया हुआ है। और सरकार कहती है, हमारा जो झूठ मंत्री है वो कहता है हम देश को बदल देंगे, गरीबों को दे देंगे। अब बताइए, सारा जो बेनिफिट मिलेगा, किसी तरह का आप कृषि में छूट दे दो, कुछ दे दो, सारी कृषि तो इनके पास है, तो छूट क्या हमारा बहुजन समाज लेगा? सारी नौकरी इनके पास है और जो बची खुची है वो प्राइवेट कर दिया, अब वो नौकरी हमारा आदमी लेगा। सारे किसी तरह के ले लो, आप सुप्रीम कोर्ट ले लो, आप सीबीआई ले लो, आप एजुकेशन ले लो, आप किसी तरह किसी क्षेत्र में हमारे लोग नहीं है। अब वो गनी प्रसाद जी, मैं आपके पास आऊंगा। उन्होंने ये सोच, हम एमपी एमएलए के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपके तरफ फिर से आऊंगा। मैं उमेश रजक जी से जानकारी लेना चाहूंगा कि जो बात है कि नागरिकों के साथ दोहरा मापदंड होता है। उमेश रजक जी से मैं सवाल करना चाहूंगा, क्या ये दोहरा मापदंड किस प्रकार से है? अगर है तो क्या ये संविधान का उल्लंघन है? प्रदीप जी, इस बात पर करने से पहले क्योंकि कुछ बातें स्पष्ट होना चाहिए। ये जो हमारे समाज के एमपी और एमएलए हैं जो पूना पैठ से जाते हैं जीत के, तो बहुतों का ही कहना है कि ये स्वार्थजीवी है, ये भ्रष्ट है, ये लालची है। ये गलत है। डॉक्टर अंबेडकर ने वॉल्यूम 10 में बहुत क्लियर लिखे हुए हैं, उनको पढ़ना चाहिए हम लोगों को, कि स्वार्थजीवी और लालची भी कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस और अभी के कांग्रेस और बीजेपी, उनके पार्टी में नहीं जा सकते थे अगर उनको जीतने का दूसरा मार्ग खुला होता तो। क्योंकि दूसरे सभी मार्ग पूना पैक्ट ने बंद कर दिया, इसलिए मजबूरन उनको वही रास्ता में जाना पड़ता है। इसके लिए वो स्वार्थजीवी और लालची दोषी नहीं है, दोषी है वो सिस्टम। डॉक्टर अंबेडकर स्वार्थी नहीं थे, लालची नहीं थे, लेकिन 1952 के जो प्रथम आम चुनाव हुआ उसमें हार गए। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये पूना पैक्ट ही वो मूल वजह है जिसके लिए गांधी ने अपनी जान की बाजी लगा दिया था। यूं ही लगाया था, उसको पता था कि इसके बहुत ये होंगे। दूसरा एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जो सवर्ण यूज करते हैं, सवर्ण, ये सवर्ण जो वर्ड है इसमें शूद्र भी आता है। ये मेरे पास किताब है वॉल्यूम 9, उसमें बाबा साहब ने के ये डायग्राम बनाया है, उसको देख रहे होंगे डायग्राम को। जी। ये डायग्राम देख रहे होंगे। उन्होंने सवर्ण और अवर्ण, फिर स्वर्ण को दो भागों में बांटा है, उच्च जाति और निम्न जाति। उच्च में 3 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, दूसरे में है शूद्र। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को कहा कि द्विज है और ये अद्विज है। तो रियल जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए द्विज और अद्विज का बड़े पैमाने पर, जहां स्वर्ण यूज करते हैं वहां पर शूद्र भी उनके शामिल होते हैं। सवर्ण वर्ण के साथ, अवर्ण वर्ण से बाहर, एससी एसटी अवर्ण होता है और फिर बाकी वो सवर्ण होता है। तो हमें द्विज यूज करना चाहिए। तीसरा जो बात जो मुझे क्लियर करना है कि समाज जो है बिकाऊ और लालची नहीं होता, ये उनकी मूलतः गुण नहीं होता है, वो परिस्थिति होती है।
अम्बेडकर साहब ने लिखे हैं कि लोकतंत्र में कौन रूल करेगा, हु विल रूल, पैसा या मानव। तो बहुत से बोलते हैं कि जो मनुष्य की चेतना शून्य हो जाती है तो वो पैसा रूल करता है, यानी वो बिकता है, बहता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो चेतना अगर हम बढ़ा देते हैं आदमी का, तो फिर पैसा इज नॉट ए मैटर। आप देखेंगे कि बिहार और यूपी में मैंने लोगों के पास, मैंने कांग्रेस के पास इतनी पैसा होने के बाद भी वो बैकवर्ड क्लास के पार्टी को हरा नहीं पाया था, क्योंकि चेतना का लेवल बहुत ऊंचा हो गया था। तो जब चेतना का लेवल हाई होता है, वहां फिर बिकना बंद हो जाता है। तो चेतना का लेवल डाउन हो जाता है तो आदमी वो बिकता है। इसलिए हमें जो है समाज को लालची और ये नहीं बोलना चाहिए, हमें जो चेतना की जो क्रिया है उसको बढ़ाना चाहिए। 90 के बाद जो बढ़ा था उसको फिर से तेज करना चाहिए। तो चौथा जो मेरा पॉइंट है, शैतान जो वर्ड है, ये जहां पैदा हुआ, ये मतलब मुगल, ये मुसलमान जहां पैदा हुए अरब में, शैतान के मतलब होता है तंग करना। सिंपल है, तंग करना। हम बच्चा लोग तंग करता है घर में, उनको बोले शैतान कहीं का। शैतान सिर्फ तंग करता है। इस देश में जो शासक है, जो ब्राह्मण है, वो तंग नहीं करता, वो तबाह करता है। वो शैतान से बहुत आगे का चीज है। तो शैतान बोल करके उनकी शोषण की डिग्री को कम कर देना ये ठीक नहीं है। इसलिए शैतान नहीं बोलना चाहिए, उनको जो वही बोलना चाहिए। ये चौथा है। जहां तक रहा आपके सवाल कि ये जो मतलब भेदभाव है, दोरंगी नीति है सरकार का, दोहरा जो मापदंड है, ये मैं पढ़ रहा था अभी बाबा साहब का वॉल्यूम 9, उसमें लिखते हैं कि देश का जो शासन है, को भी जो एक सुशासन है। सुशासन तभी है जब प्रशासन अच्छा हो। प्रशासन के बारे में बाबा साहब लिखते हैं कि भारत की जो प्रशासन है, अगर भ्रष्ट होता तो उतना मतलब घाटा नहीं होता, उतना खराब नहीं होता, क्योंकि भ्रष्ट को कोई भी खरीद सकता है। लेकिन भारत के जो प्रशासन है ये पक्षपातपूर्ण है। ये एक वर्ग के प्रति मतलब उसका एक के प्रति लगाव है, आत्मीयता है, दूसरे के प्रति उनका घृणा है। ये लगाव और घृणा जो है, जिस समाज में वो पैदा हुआ है प्रशासक के, उससे वो वहां से गया है। तो ये बाबा से लिखते हैं कि जो भारत की जो प्रशासन है, शासन कितना भी ठीक हो जाएगा, प्रशासन ठीक नहीं होगा। आज रोड पर जो पुलिस मार रही है, वो कौन पुलिस मार रही है? शासन पैसा भी दे तो बैंक नहीं देगा पैसा, वो जो प्रशासन है वो वहां भेदभाव होगा। तो बाबा से लिखते हैं कि चाइना में, ये रूस में मार्क्स ने और लेनिन ने ये अपने क्रांति के बाद जैसे शासन को ठीक किया था, उन्होंने प्रशासन को भी ठीक किया था, तभी वहां के जो क्रांति सफल हुई थी। तो बाबा से आरोप लगाते हैं कि जो ब्रिटिश लोग हैं, ये शासन पर जोर दिया, राज्य पर जोर दिया, कि प्रशासन को छोड़ दिया, प्रशासन को शासन के अनुसार नहीं बनाया। इसलिए पक्षपातपूर्ण होना तय है, क्योंकि उन्हीं की लोग हैं। और अभी मैं पढ़ रहा था, ये पॉलिटिकल किताब पढ़ रहा था, उसमें जो कार्यपालिका का एक स्वरूप उन्होंने दिया है कि बहुत सारे कार्यपालिका होते हैं। उसमें एक कार्यपालिका है रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव, मतलब प्रतिनिधि कार्यपालिका। यानी जो अगर किसी देश भारत है, यहाँ पर प्रतिनिधि कार्यपालिका मतलब एससी के तरफ से है, एसटी की तरफ से है, ओबीसी की तरफ से है। तो जो वो क्यों है? क्योंकि जिस समूह के आधार पर भेदभाव किया गया है, तो दूर करना है, तो उस समूह के भी उनके अधिकारी होना चाहिए। तो जहां पर रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव होगा, तो भेदभाव तो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। ये अलग बात है कि हमारे जो ऑफिसर्स है वो असंगठित है, अज्ञान है, वो नौकरी पढ़े या नौकरी किए, न बाबा साहब को पढ़े, न पुलिस साहब को पढ़े, न कभी समाज शास्त्र पढ़ा,
मेरा तो ये मानना है कि हमारे जो नौकरी में आते हैं लोग, नौकरी में आने से पहले पढ़ते हैं और जैसे नौकरी मिलता है पढ़ना, पहला काम करते हैं पढ़ना बंद। यानी जब वो पढ़ सकते हैं, अपने पैसे से मोटी मोटी किताब खरीद सकते हैं, जब पढ़ने के लिए सक्षम होते हैं तब पढ़ना बंद कर देते हैं। जब पढ़ने के लिए सक्षम होते हैं तो पढ़ते हैं। जबकि जो शासक वर्ग है जो देश का, वो जीवन भर पढ़ता है जी। तो ये जो हमारा ये है, इसलिए पक्षपात पूर्ण होना स्वाभाविक है और असंवैधानिक तो है ही, नो डाउट। जी 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 मैं द्रविड़ जी से जानना चाहूंगा इसी मुद्दे पर। द्रविड़ जी, आपका माइक ऑन कीजिए वहां से। द्रविड़ जी, ये जो दोहरा मापदंड दिखाई देता है, एक तरफ आपने शुरू में जो बात की, क्या ये संविधान का जो उल्लंघन हो रहा है, इसके ऊपर भी ये सभी एमपी एमएलए जो है चुप दिखते हैं? क्या बताएंगे उनको, किस प्रकार से ये दोहरा मापदंड है? क्या आप जागरूक करेंगे इन एमपी एमएलए को? देखिए, एक बात तो ये है, उमेश जी ने जो बात कही कि हमारे जो एमपी और एमएलए हैं उनको कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए वो दुश्मन की पार्टी में है। मुझे ये उचित नहीं लगता, क्योंकि रामविलास पासवान जी कितनी बार सांसद बन चुके हैं, कितनी बार मंत्री बन चुके हैं। रामदास अठावले जी कितनी बार सांसद बन चुके हैं। तो ऐसे लोगों को क्या आज भी सांसद बनने की जरूरत है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उदित राज जी हैं, बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो ऐसे लोगों का मैं ये समझता हूं निकम्मा और नलायकपन है, और ये डंके की चोट पर कहना पड़ेगा, क्योंकि हम जिन्हें अपना प्रतिनिधि समझते हैं वो हमारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं है। अगर वो सच्चे प्रतिनिधि होते तो आज खुले धड़ाके से बोलते, उनके पास ये राइट है, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें बोलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं बोल रहे, क्योंकि बाबा साहब ने एक जाहिर निवेदन निकाला था, और ये जाहिर निवेदन 11 फरवरी 1939 में निकाला था। उन्होंने 3 बातें इसमें बताई थी कि हमें पार्टी को राजनीति में सफल होने के लिए 3 बातों की जरूरत है। पहला, निश्चित कार्यक्रम, दूसरा सही नेता, और तीसरा शिष्ट प्रियता। अगर हम ये चीज देखते हैं, हमारे बहुत सारे जो सांसद और विधायक, को 5 बार रह चुका, को 4 बार रह चुका, को 3 बार रह चुका है, और वो आज भी नहीं बोल रहा, या तो वो बेईमान है, लालची है। अगर वो बेईमान और लालची नहीं है तो वो कायर और बुजदिल है, वो डरे हुए हैं। तो अगर वो डरे हुए नहीं तो क्या उनको जानकारी नहीं है? अब जानकारी क्या नहीं है उनको? अब अगर हम, जैसे मैं बात कर रहा था राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, तो इसमें ही ये बात लिखी है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में 44वां अनुच्छेद है जो कि नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा राज्य। तो राज्य अगर ऐसा नहीं कर रहा, वो एक को फ्लाइट से लेकर के आ रहा है, एक वो सड़क पर मर रहे हैं, रेल में मर रहे हैं, रेल के नीचे आके मर रहे हैं, तो इसका मतलब भेदभाव है। और ऐसे ही अगर आप देखें, अनुच्छेद जो 42 है, वो राज्य काम की न्याय और मानव चित्त दिशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रकृति सहायता के उपबंध करेगा। तो ऐसे उपबंध नहीं किए गए तो ये सीधा जो है भाग 4 का उल्लंघन है। और ऐसे अगर हम देखते हैं, 38वां जो अनुच्छेद है वो कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को। जी जी द्रविड़ जी, आवाज आपकी शायद कट गई है। मैं अगले मुद्दे के साथ आऊंगा हेमराज सिंह जी की तरफ। हेमराज सिंह जी, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं दोहरा मापदंड के समय, लेकिन चुनाव के समय जब वोट लेने का जब समय आता है, हेमराज सिंह जी, चुनाव आता है और वोट लेने का जब समय आता है, तो ये मजदूरों के लिए
मजदूरों को हिंदू मुस्लिम के खाते में फिट करने वाले नेता अब दिख नहीं रहे हैं। क्या उन्हें ये मजदूरों का धर्म अभी जो आमतौर पर दिखता है, क्या ऐसे दुख दर्द के वक्त उनको नहीं दिखाई देता, उनके तकलीफों को दूर करते वक्त नहीं दिखाई देता कि ये उनके धर्म के लोग हैं? राजनीति से ही सब कुछ बदल सकता है, ये समझ, ये चेतना नहीं होने की वजह से चुनाव में वो जुमलों में फंसता है हमारा आदमी, खासकर इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज का जो आदमी है, जो ज्यादातर मजदूरी कर रहा है, जिसके पास केवल हैंड टू माउथ का वर्क है कि कमाएगा तभी खाएगा, तो उसके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि अभी तो मौका है यार, 5 साल में एक ही बार तो सांसद या विधायक जो चुनने चुनाव में आ रहा है, 5 साल में एक ही बार तो आता है। मतलब ये चुनाव का मौसम उसके लिए एक, क्या बोलते हैं, अच्छा अवसर आता है, वो ऐसा मानता है, उसके दिमाग में ऐसा डाला गया है। और इसीलिए उस चुनाव के समय में वो जुमलों में फंसता है, भ्रमित होता है, और लोगों को कभी धर्म के आधार पर, तो कभी जात के आधार पर, तो कभी भाषा के आधार पर, फिर वो धर्म का आड़ लेकर बताएगा कि यदि इस पार्टी को नहीं जिताओगे तो फिर मुसलमान हावी हो जाएगा, फिर वो आतंक फैलाएगा, फिर ऐसा करेगा। ये सारी चीजें डर भ्रमित करके, डर का प्रचार प्रसार करके हमारे लोगों को धर्म के आधार पर भ्रमित करता है। लेकिन आज जो परिस्थिति है, लॉकडाउन की स्थिति में हमारे मजदूर मतलब सड़क पर भी सुरक्षित नहीं चल पा रहा है, पुलिस वाले डंडे बरसा रहे हैं, प्रशासन उनको गंतव्य तक जाने की परमिशन भी नहीं दे रही है, पैदल भी वो जा रहा है भी। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि चुनाव के समय में हमारे इन सारे प्रतिनिधियों को, जिनको हम अपना प्रतिनिधि कह रहे हैं, जो हाई कास्ट के लोग हैं उनको तो छोड़ दीजिए, जिनको हमारे लोगों के प्रति कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन जो हमारे अपने लोग हैं, जो हमारे समाज से चुनकर जा रहे हैं, कम से कम उनको ये दर्द समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो मजदूर और किसान और इन्हीं मूल निवासी समाज से निकल कर जा रहे हैं। तो उनको तो सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है कि कोई भी पार्टी जैसा निर्देश दे रही है, धर्म के आधार पर इस देश में राजनीति होती आई है जब से इस देश को आजादी मिली है, तथाकथित आजादी, तब से धर्म केवल राजनीति के रूप में यूज हुआ है। और इसीलिए चुनाव के समय ये जो प्रतिनिधि है, ये धर्म के आधार पर लोगों को भ्रमित करते हैं। और लेकिन आज कोई धर्म काम नहीं आ रहा है, केवल हिंदू ही नहीं है, और कोई धर्म जो भी इस देश में है, कोई भी धर्म काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इस धर्म को केवल राजनीति के लिए यूज किया जाता है, और इसीलिए केवल ये प्रतिनिधि चुनाव के समय धर्मों का आड़ लेकर के लोगों को भ्रमित करते हैं और अपने पक्ष में मत का दान कराते हैं। मत का प्रयोग करने की यदि चेतना हमारे समाज में जिस दिन आ जाएगी, उस दिन ये धर्म और ये जाति और ये भाषा काम नहीं आएगी। तो इसलिए ये धर्म केवल राजनीति के रूप में यूज हो रहा है, और इसीलिए चुनाव के समय ये प्रतिनिधि ये करते हैं। तो मैं धनीराम जी की तरफ और सारी है जी धनी प्रसाद जी की तरफ मैं आना चाहूंगा। धनी प्रसाद चर्चा कर रहे, जो मजदूरों को चुनाव के वक्त हिंदू मुस्लिम के खाते में फिट करते हैं, उन नेताओं को क्या ये मजदूर श्रमिक जो बेसहारा अभी हैं, वो अपने धर्म के उनको नहीं मान रहे? क्या उनको उनका धर्म नहीं दिखाई दे रहा है? सर ये बहुत विचित्र है। सबसे पहले तो हमें पर्सनल स्वार्थ को त्याग करके सामूहिक स्वार्थ के हित में काम करना, प्रतिज्ञा करना चाहिए। दूसरा, ये धर्म ऐसा ये ऐसा कैंसर है जिसका फिल्ट्रेशन अभी हम लोगों ने तैयार नहीं किया, और तैयार भी थोड़ा थोड़ा करते हैं तो वाइडेशन हो जाता है, उसमें पता नहीं वो कोई न कोई गड़बड़ हो जाता है सलूशन में। तो हम वो कह रहे हैं कि देश में हुआ 21 जनवरी, अरे नवंबर को कोरोना की पूरा हो गया था, 30 जनवरी को भारत में आ गया था, और बाकी जगह लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन होने के बाद
जब 20 जनवरी को देश में विदेश का एक आदमी आया और वो कोरोना पॉजिटिव था और सरकार को पता चल गई, तो सरकार ने जितने अमीर आदमी बाहर थे कोरोना वाले इलाके में हवाई जहाज अरबों रुपया खर्च करके देश में ले आई। न कहो लॉकडाउन, न कहीं उनको वो कराया, सेंट्रलाइज किया, न क्वार्टराइज किया, न कहीं रोकथाम किया, न कोई चेक किया, टेम्परेचर चेक किया और छोड़ दिया घरों में जाने के लिए। घर घर गए, घूमते रहे। जब पूरा का पूरा प्लानिंग था कि 24 को ट्रंप आने वाला था और ट्रंप को 24 के बाद 20-22 को अमेरिका में भी कोरोना का हो गया था, लेकिन उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री या राजनीतिक पार्टी जो थी कोई ध्यान नहीं दिया। और उसके द्वारा जहां जहां ट्रंप गया है, अहमदाबाद गया, अहमदाबाद नंबर 1 है, दिल्ली में आया 2 है, महाराष्ट्र घूम के गया था। तो ये जहां जहां वो गया वहां वहां की बुरी हालत है। तो उसको सरकार हो गई फेल, क्योंकि इन्होंने 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगाया और 25 को एकदम लॉकडाउन कर दिया। जनता को 1 सेकेंड 1 मिनट भी राहत की सांस नहीं लेने दिया। ऐसा मूर्ख हमारे देश का लीडर है। और रात 8 बजे हमारे लिए काली रात है। 8 बजे ही जो घटना हमारे मूल निवासियों पर हो रहा है, 8 बजे रात को हो रहा है। तो बोलूं मैं? जी बोलिए बोलिए। तो वो क्या हुआ, कोरोना का प्रभाव पूरे देश में नहीं फैला, लेकिन यहाँ हो गया। जहां जहां गया बुरा हाल होने लगा। तो इन्होंने सोचा और आवाज उठने लगी, आप जैसे लोगों ने, वाम से अपने लोगों ने, कि मोदी ने कोरोना ले आया। उस चीज को डाइवर्सन करने के लिए इन्होंने मीडिया का रोल लिया और वो निजामुद्दीन में तलमजली समाज के प्रति इन्होंने तो हाँ वो उधर प्रेषित कर दिया और जनता में ये आवाज डाल दी कि यही पैदा कर दिया। इसलिए मजहब के प्रति 2 खंडों में बांटने की कोशिश की, सफलता नहीं मिली। कुछ ऐसे ही जो वो आपको मानते नहीं, सच्चाई सारे मानते हैं। ये प्रसाद जी। हाँ साहब जी, मैं उमेश रजक जी के तरफ जाना चाहेंगे हम। हाँ साहब जी, उमेश रजक जी से भी हम राय लेना चाहेंगे, उनका विचार। हाँ ठीक है साहब। जी उमेश रजक जी, क्या ये मजदूरों का, श्रमिकों का धर्म नजर नहीं आ रहा है? हेलो जी उमेश रजक, हाँ पहुंच रही है आपको? मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी एक तो प्रदीप जी और मित्रों, भारत में जो धर्म नाम का जो चीज है, दुनिया में 3 तरह के चीज रही है, धर्म, अधर्म और धर्म। तो इस्लाम, ईसाई ये धर्म की कैटेगरी में आता है, बौद्ध धर्म में आता है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं जिस देश में, वो अधर्म है, धर्म के आगे। तो जब वो अधर्मी है तो फिर काम भी अधर्म वाला होगा। अब हिंदू जो और मुस्लिम जो ये टर्मिनोलॉजी है, ये एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है और एक टेम्पोरल टर्मिनोलॉजी है। मतलब कि एक बैकवर्ड क्लासेस को उनको एक्सप्लॉइट करना, उनको कैसे यूज करने वाला, उनको कैसे यूनाइट करके यूज किया जाए। तो किसी ने कहा है कि आज के जो रूलर है वो 2 काम करते हैं। एक काम कि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, SC, ST, OBC, फिर उसको सब उपभाग करते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, आदिवासी वनवासी, फिर उससे भी आगे जाके कास्ट के ऊपर उनको डिवाइड करते हैं। तो एक तरफ वो बैकवर्ड क्लास को डिवाइड करते हैं ताकि बैकवर्ड क्लास के लोग अपने बूते संगठित ना हो, साइड बाय साइड इनको यूनाइट करते हैं हिंदू के नाम पर। क्योंकि जो कोई भी कौम जो हिंदू के नाम पर या मुस्लिम के नाम पर यूनाइट होगा,
तो जो धर्म का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो हेड होता है, वो उसके हित वो लीडर होगा, धर्म के नाम पर होगा। तो धर्म का जो लीडर, वो टॉप में वो लीडर होगा, चाहे चाहे हिंदू में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होगा, मुस्लिम में शैक्स वगैरह होगा। तो जब ये शोषितों का लीडर शोषक वर्ग होगा हिंदू के नाम पर, तो इस्तेमाल ही करेगा। वो इस्तेमाल की राजनीति है, ये कोई कल्याण और क्रांति की राजनीति नहीं है। इसलिए उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको किस नाम से हम यूनाइट करें। पहले तो उन्होंने अपने को आर्ज कहा, आइसोलेशन में रखा, बाद में 1919 का जो एक्ट बना, अब फिर एडल्ट फ्रेंचाइज आया। एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से उनको लगा कि हम अपने वर्ण और जाति और आर्य और के नाम पर मतलब लोकतंत्र में शासन नहीं जा सकते हैं, बहुमत में आना पड़ेगा। तो जो हिंदू जो ऐसा एक केमिकल है जो अल्पजन को बहुजन बनाता है, बहुमत बना देता है और उसको शासक बना देता है। लेकिन शासक बनाने तक उसको हिंदू बोलता है। एक तो एक तरफ हिंदू बनाता है, दूसरा तब हिंदू बनाता है जब कोई दंगा होता है। क्योंकि एक बड़े ब्राह्मण चिंतक ने कहा है कि भारत में कोई हिंदू होता नहीं, भारत में हिंदू बनाया जाता है बाय रिएक्शन, नॉट एक्शन। जब कोई युद्ध नहीं होता, जब कोई दंगा नहीं होता, फसाद नहीं होता, शांति काल होता है, तो फिर आदमी अछूत होता है, एससी होता है, ओबीसी होता है, शूद्र होता है, वो हिंदू नहीं होता। और जब वो शांति काल होता है और जब एससी एसटी ओबीसी होता है और जब उनको अधिकारों के प्रति जागरूकता होता है और जो संगठन बना करके वो कुछ हासिल करना चाहता है, तो रूलर संकट में पड़ जाता है। वो संकट से उबरने के लिए वो दंगा कराता है, और जैसे दंगा होता है वैसे हिंदू बन जाता है। तो उधर मुस्लिम बना, इधर हिंदू बना, दंगा खत्म, उधर पासवानडा है, खटीक है, जुला है, धुनिया है, नुनिया है, धोबी है, तमोली है, उधर भी होता है, इधर भी हो जाता है। इसलिए हिंदू जो है एक ऐसा उनकी एक टर्मिनोलॉजी है जो विदेशियों ने दिया है। हाँ, ये हिसाब से हिंदू के नाम पर यूज होगा, कल्याण नहीं होगा। जी, मैं द्रविड़ जी से साथ उनसे जानना चाहूंगा। द्रविड़ जी, ये जो समस्या है लोगों की, मजदूरों की, अभी उनको कोई मदद करते हुए दिखाई नहीं देता, क्या कहेंगे? ये जो धर्म की राजनीति चलती है लेकिन अभी उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। माइक ऑन कीजिए सर, माइक ऑन कीजिए। धर्म की राजनीति में हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, क्योंकि ये मरने वाले मजदूर जो हिंदू हैं और हिंदू धर्म के सिपलारों की देश में सरकार है, तो इन लोगों को चाहिए था, जो हिंदू मजदूर मरे हैं, तो इनके लिए तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए था, तुरंत मदद करनी चाहिए थी। लेकिन या तो ये इनको हिंदू नहीं मानते या ये हिंदू है नहीं। अब दो ही बात हो सकती है। और अगर ये हिंदू इनको नहीं मानते और ये अगर हिंदू नहीं है, तो इन लोगों को, इन हिंदू लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, इन लोगों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये इनको अपना नहीं मानते। तो इनको ये देखना चाहिए मजदूरों को, इनके अपने कौन हैं, इनको अपने कौन हो सकते हैं। की जैसे बातचीत आई, मूल निवासी जो लोग हैं यहाँ के, जिनको एससी एसटी ओबीसी में बांटा गया है, ये मूल निवासी जो लोग हैं, ये मूल निवासी धर्म, यही इनका धर्म हो सकता है जी। तो इसलिए इनको अपना भाईचारा बनाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कितने मजदूर मर रहे हैं, उनके प्रति कहीं भी कोई संवेदना दिखाई नहीं देती। तो इससे जी, हमारे अपने लोग नहीं हैं, ये के विदेशी लोग हैं, और इसलिए जो बाहर के लोग हैं वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। ये सीख आज हमें लेनी चाहिए। जी, मैं द्रविड़ जी, हेमराज सिंह जी की तरफ आना चाहूंगा एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। सर, जब मजदूरों को तकलीफ होती है तो उनके
जो समस्याएं हैं उनके लिए न्याय की हम गुहार कोर्ट में लगाते हैं, न्यायपालिका में गुहार लगाते हैं, सरकार की तरफ जाते हैं, प्रशासन की तरफ जाते हैं। लेकिन ये दिखाई दिया कि ये आपदा का फायदा, आपदा जो खड़ी हुई, निर्माण हुई, उसके आड़ मजदूरों के कानूनों के साथ छेड़छाड़ की गई। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्या इन लोगों को कोई दर्द नहीं दिखाई दे रहा है मजदूरों का? बेशक वो दर्द नहीं दिखाई दे रहा है और हमें ज्यादा से ज्यादा वो दर्द देना चाह रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में कोई भी काम करने का जो समय निर्धारित किया गया, बाबा साहब ने बड़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने 8 घंटे का समय जो निर्धारित कराया था, आज सारे सेक्टर जो है निजी हो रहे हैं और निजी होने के कारण वो अपने काम को कम समय, मतलब कम मजदूरी दे करके अधिक से अधिक पूरा कराना चाह रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेना चाह रहा है, लेकिन उसको लेबर चार्ज ना देना पड़े। इसीलिए वो ये सिस्टम, खासकर मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा 5 तारीख को, पिछले 5 मई को, जबकि मध्य प्रदेश की पूरी सरकार अभी बनी नहीं हुई है, यहाँ के सारे मंत्रियों ने अभी शपथ नहीं ले रखी है, मतलब कैबिनेट बने बगैर ही मध्य प्रदेश के सीएम ने ये मतलब बदलाव कर दिया लेबर लॉ में कि 8 घंटे की बजाय 12 घंटे वो काम करेगा मजदूर, और वो 3 साल किसी भी प्रकार का कोई क्लेम नहीं कर सकता। ये हालत उन्होंने बना रखी है, मतलब इतना बेबस, इतना मजबूर कर देना चाह रहा है इस देश के मूल निवासी समाज के लोगों को कि वो जहां आज उसको केंद्र सरकार से 500-600 रुपए पर डे का मजदूरी, मतलब श्रम, उसको क्या बोलते हैं, मजदूरी देने का मामला है, तो आज उनको 100 रुपए में, 200 रुपए में मजदूर मिल जाए, इसलिए उन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी है। ये पूर्ण रूप से तानाशाही का जो सिस्टम इन्होंने सेटअप कर रखा है कि हम इनको इतना मजबूर कर देंगे कि जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा इनका यूज करेंगे और राजनीति में भी इनको उसी रूप में यूज करेंगे, तो ये हम जैसा चाहेंगे वैसा ही राजनीति में हमारे साथ सेट हो जाएंगे, ये हमसे अलग नहीं जा सकते। ये केवल और केवल क्योंकि खूनी रिश्ते में दर्द होता है और जो खूनी रिश्ता नहीं होता उसमें किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता, तो चूंकि इनका हमारे साथ कोई रिश्ता तो है नहीं और खूनी रिश्ता नहीं होने की वजह से इस देश के मूल निवासी लोगों का उनके प्रति कोई दर्द नहीं है, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इनको, क्योंकि हिटलर ने एक बात कही थी, हिटलर ने एक बात कही थी कि इन मजदूरों को इतना निचोड़ो तो ये जिंदा रहना ही अपनी सुविधा समझे, अपनी सफलता समझे, या ये कहिए कि अपने आप को स्वर्ग में पहुंचा हुआ मान ले, वो जिंदा है, इतना ही बहुत बड़ी बात है। तो सेम वही काम ये तानाशाही सरकार कर रही है कि इनको इतना निचोड़ने का काम कर रही है कि ये कभी भी क्रांति करने के लायक ना बचे, ना तो वैचारिक रूप से, ना शारीरिक रूप से और ना ही आर्थिक रूप से। इस कारण इन्होंने लेबर लॉ में बदलाव ला करके हमारे मूल निवासी समाज के मजदूरों को टोटली 100% केवल प्राण ना निकले उनके शरीर से, ऐसी हालत में लाने का प्लान इन्होंने बना रखा है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। और अभी इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी, अशोक गहलोत जी ने ऐसा किया था और अब मध्य प्रदेश में हो गई, आगे आने वाले समय में अन्य प्रदेशों में भी होंगे, क्योंकि जहां जहां भी ये सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, दोनों ए और बी टीमें हैं, दोनों भाई भाई हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही मकान के रहने वाले लोग हैं, सिर्फ दरवाजे अलग अलग हैं, तो उनकी दोनों की नीयत एक जैसी है और हमें भ्रमित करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए वो नीतियां बदलते रहते हैं, लेकिन नीयत में कायम रहते हुए हमें मजबूर, बेबस करने के लिए इन्होंने ये सब कुछ कर रखा है और आगे भी करने का इनका प्लान है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी, धनीराम जी, धनी प्रसाद जी से मैं जानना चाहूंगा, धनी प्रसाद जी, अब न्यायिक व्यवस्था के पास जाते हैं
धनी प्रसाद जी, न्यायिक व्यवस्था के पास न्याय मांगने जाते हैं, सरकार के पास हम हमारी व्यवस्था मांगने जाते हैं, लेकिन उनको क्या हमारा दर्द दिखाई दे रहा है, मजदूरों का दर्द दिखाई दे रहा है? क्या कहेंगे आप? सर देखिए, जब मैं थोड़ा पीछे से बात करूंगा, संक्षिप्त जब में अटल जी बिहारी जी। वाजपेयी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने पहला नियम यही बदला कि 100 मजदूरों पर एक फैक्ट्री एक्ट बनता था। उसको फैक्ट्री घोषित की जाती थी, उन्होंने बदल करके 1000 कर दिया। ये यानी कोई फैक्ट्री तभी कही जाएगी जब उसके 1000 मजदूर होंगे। वो चलता रहा, मोदी सरकार आ गई, इन्होंने क्या किया, उसको कहा कि अगर वो किसी फैक्ट्री में ज्यादा हाथ आदमी निकालिए हैं मोबाइल से, 1000 से, तो मोबाइल वो से हाथ 600। निकाल दीजिए, मोबाइल पर से अच्छा हाथ। अच्छा। हाँ, हाथ निकाल दीजिए, आपको देख हाँ, रहे हैं। तो फिर वो वो हाँ, वो बोले स्टैंड पे रख दूं। नहीं, अभी बात रखिए, जारी साफ रखिए, आ हमारे रहा पास है। समय कमी है, 1 ही मिनट है आपके पास। अच्छा, वो तो फिर उन्होंने क्या किया कि जल्दी से अभी मोदी सरकार कह दिया कि छह को बिना किसी नोटिस के लेबर क्यों लिखा। तो अब जब ऐसे बैंक गवर्नमेंट भी करने जा रही है, ड्यूटी होगा, वेजेज 8 घंटे वाला होगा, लेकिन अभी पीरियड का उन्होंने निश्चित नहीं किया कितने दिन चलेगा, क्या चलेगा या परमानेंट होगा। लेकिन हमारी इस पर कोई सुविधा नहीं आ रहे हैं। और जो जी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सभी का वही है, जो राजनेता नहीं कर पा रहे हैं, बीजेपी नहीं कर पा रही है अपने द्वारा, क्योंकि वोट बैंक गरीबों का लेना है, हमारा लेना है, ओबीसी का लेना है, तो वो जी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट द्वारा उसी केस को हमारे जो अधिकार है छीन रहे हैं। तो इसीलिए न धनी हमारा प्रसाद लोअर जी। कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट, न हाई कोर्ट है, न हमारा कोई आरबीआई है, न सीबीआई है। धन्यवाद। हाँ जी। जी जी ओ, जी। उमेश रजक जी, ये आरोप लगाया जा रहा है, ये लोग की हाँ सर। चर्चा, उमेश रजक जी से बात करना चाह रहे हैं हम लोग। हम्म। ये सरकार है या न्यायिक व्यवस्था है, इनको मजदूरों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि ये आपदा का फायदा उठाकर जो मजदूरों के कानून हैं उनको समाप्त करने में लगे हुए हैं, या उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये तो स्पष्ट है, बिल्कुल हो सही। रहा है। हाँ। इसमें 3 मिनट। कोई सामने दिख रहा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को भी मैं पढ़ रहा था कि जो भारत के जो आर्थिक नीति है, आर्थिक विकास के बारे में, तो उन्होंने कृषि और उद्योग को ये उन्होंने लिखा है कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, और जो हैवी जो इंडस्ट्री है वो सरकार कंट्रोल में होना चाहिए। उसको बोलते हैं स्टेट सोशलिज्म, राष्ट्रीय समाजवाद। और वो जो उनका स्टेट ऑफ मॉडरेटी, जो उनका जो उनके द्वारा जो दिया गया संविधान है, उसमें उन्होंने कल्पना किया है कि किसी भी निजी नियोजक, प्राइवेट जो उद्यमी है, उनको किसी इंडिविजुअल को शोषण करने का अधिकार नहीं है। इसलिए उन्होंने जो भारी उद्योग है जी वो सरकारी स्वामित्व में रखना चाहिए, और जो जी स्मॉल जी इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल का है, उसको रखना चाहिए जी। फ्री। सवाल के संदर्भ में बात रखिए सर, क्योंकि जो हमारे पास समय भी कम है। और जी हाँ, तो बिल्कुल हो रहा है, लेबर लॉ के माध्यम से चेंज हो रहा है, मतलब सीधा सीधा फिर से वही रूल ला रहा है, कैपिटलिस्ट वाला रूल ला रहा है। कहाँ सोशलिस्ट को चल के कैपिटलिस्ट बना रहा है। हम्म? और जब कैपिटलिज्म होगा तो फिर लेबर का जो राइट है वो घटेगा, सोशलिज्म जी होगा तो लेबर का राइट बढ़ेगा। तो यही है, इसी कहना मुझे। जी। आगे बढ़िए। क्या टिप्पणी करेंगे आप, मजदूरों के कानून जो है उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है? द्रविड़ जी। अभी
अगर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक तरोताजा फैसला आया है, वो तरोताजा फैसला, वो कहते हैं कि इस लॉकडाउन में फैक्ट्री का मालिक बाध्य नहीं है, और वो अभी वो इसलिए नहीं सुन रहे, और फैसले को क्यों नहीं दे रहे कि उसमें प्रशांत भूषण की बात नहीं सुनेंगे। वो प्रशांत भूषण एक एडवोकेट है, और प्रशांत भूषण की बात क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला। तो क्या एक एडवोकेट अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलता है, क्या उसकी सजा मजदूरों को देनी चाहिए? क्या ये जायज है? और उसके संबंध में अगर मजदूर याचिका लगाते हैं, कोई सामाजिक संस्था याचिका लगाती है, उसकी सुनवाई नहीं करने से मना कर देता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अर्णब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई की जाती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट पर भी सवालिया निशान हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान के अनुसार निर्णय करना चाहिए, भारतीय संविधान की सुरक्षा में निर्णय करने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लोग वो अपने आप को या किसी को दुश्मन और दोस्त देकर के निर्णय दे रहे हैं। ये सिद्ध हो गया है, जैसे प्रशांत भूषण पर जो टिप्पणी हुई कि वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करता, और अभी जस्टिस गुप्ता ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्याय की प्रक्रिया है, वो अमीरों के हित में हो गई, गरीबों के से बहुत बात। तो ये सिद्ध करता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी में जो जज बैठे उन्हें सोचना चाहिए, कहीं जनता इसके विरोध में भी ना आ जाए। और ये लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे सांसदों को भी और हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो जज बैठे हैं, इस लोकतंत्र की हिफाजत करने में, अपनी संविधान की हिफाजत करने में निर्णय देने चाहिए। ये जो निर्णय है दो धारी है, और इस तरह का भेदभाव उचित नहीं है। भेदभाव करके ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। हेमराज सिंह जी बताइए, हम उपाय जानना चाहते हैं आपसे। मजदूर बेहाल है और एमपी एमएलए चुप है, क्या उपाय बताएंगे? अब हमारे पास समय की कमी है, केवल 4 मिनट है, आप बताइए। सबसे पहले तो उपाय में हम हमारे मूल निवासी समाज, लगभग मूल निवासी समाज पूरा का पूरा मजदूर है, 1-2% छोड़ दीजिए तो हम, चूंकि इस देश में आज के डेट में 40 करोड़ मजदूर है, मतलब जो पूरी आबादी का 38% है, मतलब लगभग हम 40% लमसम कह सकते हैं उसको। और इस मूल निवासी समाज की जनसंख्या के आधार पर ही देखें तो लगभग हम 50% जा रहे हैं मजदूरी की हालत में, और मिडिल क्लास के लोग में भी थोड़ा बहुत है हमारे लोग। तो सबसे पहले तो हमें उनको जागरूक करना होगा उनके अधिकारों के प्रति, और उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा कि भाई आप शिक्षित होगे तभी आप अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक होगे, और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार होगे। और तीसरी बात, उनको हमें संगठित करना होगा, क्योंकि उनके हक और अधिकारों को यदि दिलाना है तो उनको संगठित करके, और बाबा साहब के विचारों के अनुसार इस देश को यदि प्रबुद्ध भारत बनाना है, तो प्रबुद्ध भारत होने का मतलब ये है कि इस देश का जो मूल निवासी है वो संपूर्ण रूप से पहले बुद्धिमान हो, प्रबुद्ध हो, तभी हम भारत को प्रबुद्ध भारत बना सकते हैं। और जब ये मजदूर जागरूक होंगे तो ये एमपी एमएलए से सवाल करेंगे, जब चुनाव के समय वो उनके पास आएगा तो उनसे सवाल करेंगे कि पिछले हमारी परेशानी में आपने हमारा कितना साथ दिया, और फिर वो जब लाजवाब होगा तो उसको दुत्कारेंगे। तो इसलिए ज्यादा जरूरी ये है कि हम हमारे मजदूर भाइयों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, उनको शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें, राजनीति के प्रति जागरूक करें, तो निश्चित रूप से वो एमपी एमएलए को कटघरे में खड़ा करेंगे, और फिर निश्चित रूप से उनको विरोध करेंगे। यही मेरा कहना है। थैंक यू। उमेश रजक जी, क्या उपाय बताएंगे? मजदूर बेहाल है, फिर भी उनके प्रतिनिधि, सांसद, विधायक चुप क्यों हैं? क्या उपाय क्या बताएंगे इस मुद्दे पर जो डिस्कस किया हमने? उपाय तो यही है लोकतंत्र में कि सरकार उसको देखभाल करे, और नहीं करे तो सरकार को बदला जाए। डेमोक्रेसी में ही उपाय है। अब जहाँ पार्टी और संगठन के मामला है, तो हम जो भी कर रहे हैं, जैसे अभी हमने एमएनटी और जो भी मीडिया पर हम लोग इसको इशू बनाया, तो मैं देख रहा हूँ कि अभी मेन स्ट्रीम मीडिया की चर्चा लेबर की हो रही है। मैंने सोशल मीडिया को रिफर किया है।
तो पार्टी और संगठन जो है अपने नेटवर्क को बढ़ाए। ये जो गुस्से है, ये जो गुस्सा एक ताकत होती है, ये लॉकडाउन के और मजदूरों का जो गुस्सा है उसको कैच करना चाहिए और उसको सत्ता व्यवस्था बदलाव में लगाना चाहिए। जी जी साथियों, सभी हमारे जो पैनलिस्ट है, द्रविड़ जी हमारे साथ डिस्कनेक्ट हुए, अगर वो कनेक्ट होते तो उनसे भी हम जानेंगे उपाय क्या सुझाते हैं मजदूरों की जो हालत बेहाल है उसके संदर्भ में। द्रविड़ जी क्या उपाय बताएंगे आप? मजदूर बेहाल है, सड़कों पर बेहाल है, लेकिन उनके प्रतिनिधि चुप हैं, तो मजदूरों की हालत ठीक करने के लिए हम क्या उपाय बताएंगे? एक तो मजदूरों को हमें जागरूक करना चाहिए। एक बाबा साहब ने एक बात कही थी कि लायक आदमी को चुनकर लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये उन्होंने एक निवेदन निकाला था और उस निवेदन में एक बात लिखी थी कि विधिमंडल का काम सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा आपने नहीं समझना चाहिए। बाहर सभा में भाषणबाजी करने वाला आदमी विधिमंडल में सफल होगा, ऐसा समझना केवल भ्रम है। विधिमंडल में काम करने के लिए आदमी को सरकारी कामकाज का अनुभव होना चाहिए, उसी प्रकार अंग्रेजी का भी अभ्यास होना चाहिए और उस आदमी में दूसरों पर अपना प्रभाव कायम करने की जिद होनी चाहिए। इन तमाम बातें ये बाबा साहब ने कही थी, तो आज भी हमें करा रही हैं कि हमें अपने लायक प्रतिनिधि लोकसभा विधानसभा में भेजने के प्रयास करने चाहिए। और बाबा साहब ने जो आंदोलन चलाया था मजदूरों का, आज हम देख रहे हैं कि बाबा साहब ने अंग्रेजों के समय में 12 घंटे से 8 घंटे कराए, वो अंग्रेजों के समय में जब देश को कह रहे गुलाम था, लेकिन आज हम आजाद होते हुए भी 8 घंटे किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम गुलामी के दौर में जा रहे हैं। हमें आज सारे मजदूरों को बाबा साहब की बात मान अपना एक स्वतंत्र मजदूर यूनियन और उस यूनियन बना करके पूरे देश की शासन सत्ता पर कब्जा करना चाहिए। धारा की राजनीतिक पार्टी को देश में स्थापित करना चाहिए और अपनी विचारधारा को स्थापित समाज और इस देश में करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, असंगठित क्षेत्र के और संगठित क्षेत्र के मजदूरों को अब इकट्ठा होना होगा, एक अपनी ताकत बनानी होगी, ऐसा द्रविड़ जी ने कहा। साथियों, जो पैनलिस्ट ने हमारे इस आज के विषय के संदर्भ में जो अपने अपने विचार रखे, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखे, उनके अनुभव के आधार पर, उनके अध्ययन के आधार पर उन्होंने सारी चीजें बताई। सभी हमारे दर्शकों को रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे कार्यक्रम आपको, हमारी परिचर्चा आपको अच्छी लगती है, पसंद है, ये उपयोगी है, तो आप इस परिचर्चाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। पैनलिस्ट की मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना समय देकर इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की, और दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी और उनकी अनुमति लेकर के आज जो रात्रि का हमारा विषय है उसकी मैं घोषणा करना चाहूंगा। आज रात्रि का जो विषय है स्क्रीन पर आपके सभी के सामने है। क्या लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलना इतना जरूरी था? क्या लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलना इतना जरूरी था? इस पर पैनलिस्ट के रूप में बात रखेंगी मूल निवासी सुनीता कप्परवाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाम से बलजिंदर कौर, मूल निवासी संघ पंजाब, मूल निवासी डॉक्टर आशा सिंह कोलकाता पश्चिम बंगाल, मूल निवासी पुष्पा शर्मा जांगीर, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विश्वकर्मा महासंगठन। तो सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट है कि आज रात्रि आप पुनः हमारे कार्यक्रम में 9 बजे शामिल हो जाइए। तब तक के लिए हम सभी की विदा लेते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी।